Students, in our today's lecture of economics, we are going to start our first chapter, that is the Indian economy on the eve of independence. We have completed half of the chapter. Now the second part of the chapter we are going to start, that is a foreign trade under the British rule. मतलब कि British rule के टाइम पे foreign trade कैसा था. Indian has acquired eminence in the area of foreign trade since ancient time. The Roman used to call India the sink of world bullion, but the British rule in India brought an end to it. क्योंकि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है ब्रिटिश रूल से पहले बहुत ही अच्छा था. इवन रोमन्स उसे वर्ल्ड बेस्ट ट्रेड का कहते थे, पर ब्रिटिश रूल के बाद वो सब खत्म हो गया. India was well-known exporter of the finished goods such as the fine cotton, silk, textile, iron goods, wooden goods, ivory works and precious stones. ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया जो एक्सपोर्टर था किन किन चीज़ों का, गुड कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स एक्सेट्रा. बट ब्रिटिश ने जो इसे नेट एक्सपोर्टर, जो फिनिश गुड के एक्सपोर्टर थे, उसे कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बना दिया, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया. इसका मेन रीज़न क्या है? द स्टेट of India's foreign trade at the time of independence can be described in the terms of the following observation. ये अब इंडिया का उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड कैसा था उसे हम फॉलोइंग पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे. दैट इज़ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स. जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो कि कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन की गई थी, तो उन्होंने ब्रिटिश ने ब्रिटेन में जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, जो रॉ मटेरियल्स हैं लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, यहाँ से एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए ब्रिटेन में. और वहाँ से फिनिश गुड्स बनाने शुरू किए. ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में फिनिश गुड्स बनाने शुरू कर दिया और उन फिनिश गुड्स को इंडिया में लाके सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया की जो फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर थे उन्हें फिनिश गुड्स का इम्पोर्टर बना दिया और एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का. नेक्स्ट इज अ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. कि फॉरेन ट्रेड का ओवरऑल कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया. जब ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने राज करना शुरू किया था, तो पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है कंट्री के, वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गए. पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया. जो 50% ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन. क्योंकि मोर देन जो 50% का जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, डायरेक्ट ब्रिटेन के साथ हो गया. And the raw material from India was exported to the other countries and especially Britain, and imports of finished goods from Britain provide a huge market to the British industry. जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से ब्रिटेन में सारा भेजना शुरू कर दिया और जो फिनिश गुड्स है उसे इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया, और इंडिया जो है फिनिश गुड्स की एक अच्छी मार्केट बन गई. नेक्स्ट इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली द बेनिफिट्स टू द ब्रिटिश. जो ट्रेड है वो काफ़ी इंक्रीज़ किया गया, पर उसका मेन बेनिफिट जो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को हुआ. एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया, पर एक्सपोर्ट सिर्फ रॉ मटेरियल का इंक्रीज़ किया गया. इंपोर्ट को इंक्रीज़ किया, पर इंपोर्ट सिर्फ फिनिश गुड्स का इंक्रीज़ किया गया, जो कि ब्रिटेन की तरफ से आते थे और जो इंडिया में एक अच्छे मार्केट उन्हें मिली और इंडिया में ही वो सेल होना शुरू हो गया. बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्रीज़ हुआ, पर उसका मेन बेनिफिट्स जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को होना शुरू हो गया. जिसका जो रिज़ल्ट है वो क्या हुआ कि इंडिया के लोग जो है वो पुअर होने लगे और उनका जो लेवल है वो और ज़्यादा बैकवर्ड होना शुरू हो गया. नेक्स्ट इज़ अ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. अब डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है जो वो कैसा था ब्रिटिश रूल में. डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल exhibit all the feature of stagnant and backward economy. कि जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो भी स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड इकॉनमी थी उसकी. इसकी जो फॉलोइंग पैरामीटर्स है वो हम डिस्कस करेंगे. दैट इज़ अ बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई. दैट इज़ अ नियरली 48 and 40 per thousand रिस्पेक्टिवली. कि बर्थ रेट और डेथ रेट वो भी बहुत ज़्यादा थी. 48 per thousand जो है वो बर्थ रेट थी और 40 per thousand वो डेथ रेट थी. अगर एक साल में 1000 पर्सनस का बर्थ हो रहा है तो उसके पीछे अगर 1000s की बात करें तो 48% जो है वो बर्थ एक टाइम पे ले रहे थे और 40% उस टाइम पे मर रहे थे. इन्फेंट मोरालिटी रेट
means death rate of children below the age of 1 year per thousand live births were very high. It was about 200 per thousand, 218 per thousand, while at present it is 32 per thousand. कहीं कि जो इन्फेंट मोरालिटी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि जो बच्चे 1 साल से छोटी उम्र में ही जिनकी डेथ हो जाती थी. कह रहे कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 218 बच्चे जो वो मर जाते थे. बट आजकल सिर्फ 32 बच्चे जो हैं, 32 बच्चे हैं, वो 1000 के पीछे वो मरते हैं. जो इन्फेंट है, जो छोटे हैं, 1 साल से छोटे बच्चे वो मरते हैं. ठीक है. हाई इन्फेंट मोरालिटी इज़ अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी. इसका मेन कारण क्या होता है कि उनको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती और ज़्यादा गरीब लोग होते हैं जो कि अपने बच्चों को हेल्थ केयर नहीं दे पाते, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. Third is a life expectancy. Life expectancy, average life of a person was as low as 32 years, while presently it is 69.4 years. क्योंकि उस टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि एक पर्सन की एवरेज लाइफ कितनी एक्सपेक्ट की गई थी, डेट इज़ 32 years एट दैट टाइम. बट प्रेजेंटली इट इज़ 69 years. 69 years मीन्स कि अबाउट 70 years की एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्ट की जाती है. इसका मेन रीज़न क्या है कि उस टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उन्हें अवेलेबल नहीं होती थी और ना ही उन्हें इन चीज़ों के बारे में कोई अवेयरनेस थी. नेक्स्ट इज़ अ लिटरेसी रेट. द लिटरेसी रेट रेफर्स टू दोज हु कैन रीड एंड राइट. लिटरेसी क्या होता है, जो पढ़े लिखे हैं. बस नियरली 16%. उस टाइम पे जो लिटरेसी थी वो सिर्फ 16% थी. वैसे 16% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे थे. रिफ्लेक्टेड सोशल बैकवर्डनेस एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. फीमेल लिटरेसी वाज स्टिल वर्स, ओनली 7%. क्योंकि फीमेल जो लिटरेसी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, वो सिर्फ 7% थी. क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों के जेंडर बायस से लड़का लड़की में भेदभाव काफ़ी किया जाता था. पर उस टाइम पे जो ओवरऑल लिटरेसी रेट थी वो भी सिर्फ 16% थी. नेक्स्ट इज़ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स रिलेटेड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया. इंडिया में जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं. इन द हिस्ट्री ऑफ demographic transition, 1921 is regarded as the year of great divide. कह रहे हैं कि 1921 ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है कि उस टाइम पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिकली चेंज आई थी. Prior to 1921, population growth in India was never consistent. Size of population keep fluctuating, increasing one census and decreasing another. क्योंकि 1921 से पहले population growth जो है वो consistent नहीं थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी, मतलब वो हमेशा fluctuate करती रहती थी. But after 1921, population of India recorded the consistent rise. 1921 के बाद जो population है इंडिया की वो regular increase करनी शुरू हो गई. Thus, the census of 1901 showed the decline of 0.04 crore in the total population from 23.87 crore in 1891 and 23.83 crore in 1901. क्योंकि ये जो 10 years जो डिकेड है, 10 years का जो टाइम पीरियड है, इसमें टोटल पॉपुलेशन का 0.04 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई थी. इन सेंसस 1911 showed a raise of 1.38 crore of population. पर जो 1911 में है, अभी ये नेक्स्ट डिकेड की बात कर रहे हैं कि उसमें इतना 1.38 करोड़ जो है रेज हो गया था पॉपुलेशन में. नेक्स्ट अगेन द सेंसस 1921 शोड द डिक्लाइन ऑफ 0.7 करोड़. और नेक्स्ट 1921 के सेंसस में बता रहे हैं कि फिर से जो 0.7 करोड़ जो है 0.07 करोड़ जो है पॉपुलेशन वो डिक्रीज हो गई. From the year 1921 onwards, the total population of India never declined. It showed a consistent rise. इसमें ओवरऑल यही बताया गया कि 1921 से पहले जो है वो पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी, कभी डिक्रीज हो जाती थी, बट 1921 के बाद जो पॉपुलेशन वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी शुरू हो गई. 1931 में 2.76 करोड़ इंक्रीज हुआ है, 1941 में 3.96 करोड़ इंक्रीज हुई है, 51 में 4.24 करोड़ जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज हुई है. The consistently raising of population led to excessive burden of maintenance, investment
It is an expenditure which a country has to incur on the maintenance of existing population. क्योंकि अब जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो जो गवर्नमेंट है उनका खर्चा भी बढ़ना शुरू हो गया कि इतनी पॉपुलेशन को संभालना कैसे, उनकी संभाल पे, उनकी मेंटेनेंस पे उनका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गया. When the maintenance investment is high, growth oriented investment remains low. क्योंकि अगर चाहे मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करना जो है वो इंक्रीज़ हो गया था, उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गई थी, पर उनकी ग्रोथ में जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो अभी भी लो थी. नेक्स्ट इज अ हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट on the eve of independence is the another feature of Indian economy pointing towards the backwardness and stagnation. क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा थी, मेंटेनेंस कॉस्ट उनकी ज़्यादा थी और ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम होने की वजह भी हमें ये बताती है कि इंडियन इकॉनमी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी और स्टेगनेंट थी. स्टेगनेंट मतलब रुकी हुई थी. However, the underlying fact is that till 1951 the rise in Indians population was never alarming. It ranged between the mild to modest. क्योंकि फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 1951 तक जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उन्हें कोई खतरे की घंटी बजे, और पॉपुलेशन जो है वो ठीक थी. It was only from 1951 onwards the rise in population became explosive in nature and the country started facing a serious challenges in terms of population explosion. पर कह रहे हैं कि 1951 के बाद जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई कि वो एक लाइक अलार्म बजना शुरू हो गया. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से उसे जाना जाता है कि वो इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी डेंजरसली इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई थी. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, अब इसमें हमें टेबल की हेल्प से बताया गया, एक डायग्राम की हेल्प से बताया गया. दैट इज़ अ प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर पे 72% पीपल जो है वो डिपेंड करते थे. सेकेंडरी सेक्टर बिजनेसेस पे ओनली 10% पीपल जो है वो डिपेंड करते थे, और टर्शरी सेक्टर में 17%, सर्विस सेक्टर जो होता है उसमें 17% पीपल जो है वो डिपेंड करते थे. अब टेबुलर फॉर्म में हमें बताया गया प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती है. दैट इज़ एग्रीकल्चर लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन एंड माइनिंग. सेकेंडरी सेक्टर में बताया गया लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस. एंड टर्शरी सेक्टर में आपको बताया जा रहा है ट्रेड एंड कमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज. मतलब सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंस है वो प्राइमरी सेक्टर पे थी. सेकंड डिपेंडेंस जो कि उससे काफ़ी कम थी, डेट इज़ जो 17% थी टोटलिटी में, वो है टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जिसमें हम ट्रेड एंड कमर्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज़ अ सेकेंडरी सेक्टर पे जो डिपेंडेंस वो सबसे कम थी, डेट इज़ अ 10%, जिसमें इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं. नाउ फर्स्ट इज एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, क्योंकि इस पर 72% लोग जो है वो डिपेंड करते थे, सो इसे प्रिंसिपल सोर्स भी कहा जाता था. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 72% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर. कहते हैं कि नेबर 72% जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे. Percentage of population dependent on agriculture as much less in advanced countries of the world. For instance, in England and America, only 2%. In Japan, 12%. In Germany, 4% of the population depend on the agriculture. कह रहे कि जहाँ पे इंडिया में 72% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, वहाँ पे अमेरिका में, इंग्लैंड में ओनली 2% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे. जापान में 12% एंड जर्मनी में 4% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे. ये भी हमें एक अपनी इंडियन इकॉनमी की बैकवर्डनेस के बारे में बताते हैं. दैट इज़ अ इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन भी कहा गया है. क्या ये जहाँ पे इंडिया में सिर्फ 9% पीपल जो हैं वो इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए थे, वहाँ पे यूएसए में 32% लोग इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए थे. इंग्लैंड में 42% एंड जापान में 39% लोग जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में जुड़े हुए थे. जहाँ पे मैक्सिमम रेट जो 42% इंग्लैंड का था, वहाँ पे इंडिया का सिर्फ 9% था. थर्ड वन इज़ अनबैलेंस्ड ग्रोथ. इंडिया की जो है वो ग्रोथ अनबैलेंस थी. The table shows the unbalanced growth of Indian economy. Growth is said to be balanced when all the sector of the economy are equally developed. क्या कि इकोनॉमी को तभी डेवलप कहा जाएगा जब उसके सभी सेक्टर इक्वली डेवलप होंगे. पर इन केस ऑफ इंडिया, सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर इन देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ. पर इंडिया में जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है वो सिर्फ अभी इन्फेंट स्टेज पे था, एक बच्चा था, और जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो मैच्योर हो चुका था. ठीक है.
नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स to the elements of economic change like means of transport, communication, banking, power, energy, and the elements of social change such as the growth of educational, health, and housing facilities, which serves as a foundation for growth and development of the country. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? एक तो इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, एक सोशल चेंजेस आते हैं. इकोनॉमिक चेंजेस में आगे कि ट्रांसपोर्टेशन में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर एंड एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है. और सोशल चेंजेस में आगे कि एजुकेशन कितनी ग्रो कर रही है, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़ वगैरह कितनी ग्रो कर रही है. Next is as the state of India's infrastructure on the eve of independence can be described in the term of following observation. क्योंकि उस टाइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन से आपको डिफाइन कर सकते हैं. डेट इज अ रेलवेज वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर्स ऑफ द कॉलोनियल इंडिया. इट एम टू वाइंडिंग द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया. कह रहे कि रेलवेज को डेवलप किया गया उस टाइम पे, पर सिर्फ ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को लाने के लिए, ताकि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को इंडिया में सेल किया जाए, क्योंकि यहाँ की मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा था और यहाँ पे उनको अच्छी मार्केट मिल जाती थी, अच्छे से वो सेल हो जाते थे. Ports were developed to handle exports of raw material to Britain and imports of finished goods from Britain. क्योंकि पोर्ट्स भी डेवलप किए गए, पर सिर्फ ब्रिटेन में जो रॉ मटेरियल उसे भेजने के लिए, वहाँ से फिनिश गुड्स को लाने के लिए. पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. क्योंकि पोस्ट और टेलीग्राफ्स को भी डेवलप किया गया, पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि वो जो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो प्रॉपरली कर सकें. रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री टू द पोर्ट. क्योंकि रोड्स को भी डेवलप किया गया, पर सिर्फ और सिर्फ किस लिए? ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से, कंट्री के अलग अलग पार्ट से रॉ मटेरियल को लाया जा सके और उन्हें फर्दर ब्रिटेन में सेंड किया जा सके, भेजा जा सके. सो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश का जो ट्रेड है उसे, ब्रिटेन के साथ जो ट्रेड है उसे इम्प्रूव करने के लिए किया गया. नेक्स्ट इज वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या कि ब्रिटिश रूल का इंडिया में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा? सर्टेनली नॉट. If the impact of the British rule is studied with the reference of motive of the British government in India, the motive was clear and focused. It was colonial exploitation of Indian economy. However, the means to achieve the end yielded some positive side effect. These are under S. कह रहे कि अगर हम बात करें कि उनका मोटिव को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो उन्होंने कोई भी इंडिया में डेवलपमेंट नहीं की या उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो क्योंकि उनका मोटिव क्लियर था कि वो इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, ख़राब करना चाहते थे. पर फिर भी हम उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखें जो कि उनके लिए साइड इफ़ेक्ट थे और हमारे लिए बेनिफिट्स है. डेट इज़ अ कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर. जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सटेंशियल फार्मिंग करते थे, अपने गुजारे के लिए सिर्फ फार्मिंग करते थे, वहाँ पे उन्होंने कमर्शियल एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी. सिर्फ अपने गुजारे के लिए फार्मिंग करने के साथ साथ उन्होंने जो कमर्शियल गुड्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. स्टार्टिंग हुई थी इंडिगो से, नील से. नेक्स्ट इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जहाँ पे 75% लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, वहाँ पे जो रेलवेज़ है, रोडवेज़ है, उनकी वजह से उनकी इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ होनी शुरू हो गई. मतलब कि वो लोगों ने रेलवेज़ में काम करना शुरू कर दिया, रोड कंस्ट्रक्शंस में काम शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पे काम करना शुरू कर दिया. ग्रोथ इन कंट्रोल ऑन फेमाइंस. फेमाइंस होते हैं जो अकाल वगैरह बढ़ते हैं. क्या है कि ट्रांसफ़र फैसिलिटी की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से डेवलप हुई थी, तो जो लोग फेमाइन इफेक्टेड एरियाज़ में फंसे होते हैं तो वहाँ पे उन्होंने फूड ग्रेन्स पहुँचाना शुरू कर दिया ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, और वहाँ से उन्हें एक जगह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लाके शिफ्ट करना शुरू कर दिया. दैट इज़ नेक्स्ट इज़ अ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. दे आर द ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. क्योंकि इंडिया में पहले बार्टर सिस्टम जो है एक्सचेंज का, बार्टर सिस्टम यूज़ होता था. मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ एक्सचेंज की जाती थी अपने सामान खरीदने और बेचने के लिए. पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ करना शुरू कर दिया, जो एक्सचेंज के लिए मनी, कोई भी चीज़ खरीदनी है या बेचनी है उसके लिए मनी को यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो
डिवीज़न लेबर को मतलब कि अलग अलग जो ट्रांजेक्शन्स है वो इजीली होनी शुरू हो गई और लोगों को जितनी भी उनकी वैल्यू बनती है काम की उतना उन्हें पे करना शुरू कर दिया. Next is the efficient system of administration. The British government in India left a legacy of an efficient system of administration. This is served as ready reference for for our politicians and planners. कह रहे कि उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक एफिशिएंट सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया था ताकि काम जो है वो अच्छे से हो सके, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो प्रॉपरली हो सके, जो कि आज तक के गवर्नमेंट जो पॉलिटिशियंस है और प्लानर्स है उसे यूज़ करते हैं अपने काम को प्रॉपर करने के लिए, अपनी जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाने के लिए उस सिस्टम को यूज़ करते हैं. विद दिस आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. आप इस पूरे चैप्टर को रीड करिए, देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट जूम मीटिंग. थैंक यू.